आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासिया की शाम के 4 बज चुके हैं और बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। इस वक्त की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें रेतीले बवंडर की, जो राजस्थान की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान के बीकानेर चूरू में भयंकर आंधी उठी है। रेतीले तूफान से दोपहर के 3 बजे ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये धूल का गुबार, एक बवंडर टॉर्नेडो आपने सुना होगा, विदेशों में आमतौर पर इस तरह के रेत के टॉर्नेडो नजर आते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर पूरा का पूरा एक ऐसा लग रहा है कि धुएं का गुबार जो है वो सीधे जमीन पर आ उतरा है। रेतीले बवंडर ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। चूरू के सादुलपुर में अचानक मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते आसमान धूल के गुबार से लाल हो गया। ये तस्वीरें चूरू के सादुलपुर की हैं और राजस्थान के आप बीकानेर चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, जोधपुर, जैसलमेर, हर तरफ से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। दिन में ही अंधेरा दिखने लगा, ऐसा लगा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो डर गया कि आखिर हो क्या रहा है। इस कदर रेतीला बवंडर, ऐसा लगा कि रेत के बादल जो हैं वो ऊपर आ गए हैं और सब कुछ, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अपने अंदर समा ले जाएगा। एक टॉर्नेडो की तरह से ये पूरा का पूरा यहां पर रेतीला बवंडर नजर आ रहा था और आप देखिए कि किस तरह से ये रेतीला बवंडर पूरे के पूरे रिहायशी इलाके में, बीकानेर के रिहायशी इलाके में ऐसा लग रहा है कि बादलों के नीचे उसकी चादर जो है वो रेतीले बवंडर की आ गई है और वो पूरा टॉर्नेडो के अंदाज में ही घूमता हुआ और तेज हवाओं के साथ आवाज करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, तस्वीरें अपने आप में काफी भयावह हैं, लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सादुलपुर की तस्वीरें देखी, बीकानेर, जैसलमेर की तस्वीरें हमने देखी हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पे इस रेतीले बवंडर की? देखिए, थोड़ी देर पहले पूरा बीकानेर और चूरू, जहां पर ये रेतीला आंधी चल रहा था, पूरा जो इलाका है वो अंधेरे में समा गया और सड़क पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि ये जितना भी जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि जरूरत हो तो घर पे ही रहें, अभी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये जो सरहद पार का जो पूरा जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरे शहर तक के आ रहा है और आप समझिए कि लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कवर कर चुका है। बीकानेर, गंगानगर से, चूरू से होते हुए सीकर तक के आ पहुंचा है और सीकर के रामगढ़ का थोड़ी देर पहले विजुअल्स हमारे पास हैं, जब पूरे हाईवे पे दिखाई दे रहा था कि जो रेतीला जो बवंडर है वो पूरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो पश्चिमी जो राजस्थान है, खासतौर पर जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सादुल शहर, बाड़मेर, झुंझुनू, ये इलाके हैं, शेखावाटी का भी जो अंचल है, ये इलाकों में जबरदस्त इस तरीके के तेज हवाएं चल रही थी और 1 घंटे पहले विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो गई थी। अंधेरा छा गया था दिन में, देर रात को बहुत तेज अंधड़ भी आया हुआ था, तब बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरे थे, बारिश काफी हुई थी और मौसम विभाग ने फिलहाल आने वाले 3 दिन जो है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश हो सकती है। नौतपा का वक्त चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, खासतौर पे जो पश्चिमी राजस्थान जहां पर 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहां से बहुत तेज हवाएं चलेंगी और ये कहीं ना कहीं पूरा जयपुर से लेके आगे नॉर्दर्न पार्ट तक के ये पूरा इफेक्ट करेंगी। रेतीली हवाएं, आंधी आना और इस तरह से बारिश होना, ठीक है, ये सबने देखा है, नौतपा का वक्त भी है, लेकिन मनीष, आप खुद वहां पर इतने सालों से रह रहे हैं, क्या आपने कभी इस तरह का अंधड़, इस तरह का बवंडर जो है जिसमें पूरा का पूरा ऐसा लगा कि एक बादलों का, रेतीले बादल जो हैं वो अपने आगोश में पूरे शहर को ले लेंगे, पूरे के पूरे हाईवे पर इस तरह से लग रहा था कि रेतीला बादल नीचे उतर आए हो, इस तरह की तस्वीरें क्या आपने कभी पहले देखी हैं? इस तरह के मंजर आपने पहले कभी देखे हैं? नहीं, देखिए, इस तरीके का बवंडर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अमूमन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये रेतीले इलाके हैं, लेकिन अगर इस तरीके से, तो मैंने बहुत सालों बाद इस तरीके का नजारा देखा है कि एकदम पीली आंधी है, पूरी विजिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका येलो डस्ट स्टॉर्म की तरीके से दिख रहा है, विजिबिलिटी ही नहीं है। और ये सीकर, यानी अगर जयपुर सीकर तक के ये अंधड़ पूरा आ रहा है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से बार बार अलर्ट किया है, हर आधे घंटे पे राजस्थान में तमाम लोगों के मोबाइल में प्रॉम्प्ट हुआ है ये मैसेज कि वेस्टर्न पार्ट पे जितने भी लोग हैं वो घर में रहें। तमाम लोगों से मेरी अभी बातचीत हो रही है तो उन्होंने ये कहा है, बीकानेर में कुछ देर पहले ऐसी स्थिति थी कि दोपहर के 2 बजे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया है, 7 से 8 बज रहा है, हमें लाइट जलानी पड़ी है, सड़क पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म था। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान का जो रेत है, जब आंधी बहुत तेजी से चली है उसके बाद ये आंधी पूरे शहर में आगोश में समा गई है और ये दिख रहा है कि जो रेत है वो पूरे इलाके में छा गया है और इसीलिए प्रशासन अब अलर्ट पर है।
सिविल डिफेंस टीम को एक्टिव किया गया है, खासतौर पर इन इलाकों में जहां पर ये डस्ट स्टॉर्म इस तेज गति से आए हैं और अभी भी बहुत तेज हवाएं चलने का अंदेशा है कि शाम को एक बार फिर से इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म आ सकता है। इसी वजह से मौसम विभाग लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल, मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है और अपने आप में इस तरह का इतना हेवी डस्ट स्टॉर्म कि ऐसा लगे कि पूरा का पूरा हाईवे जो है वो रेतीले बवंडर की चपेट में आ गया है। पूरा का पूरा शहर उसके ऊपर रेतीले बवंडर की चादर आ गई है, तेज हवाएं चलती रही हूं। ये राजस्थान में हुआ है, लेकिन कभी कभार की घटना है। और आज जब सब लोगों ने अपने घरों में इस तरह के रेतीले बवंडर को और इतनी तेज हवाओं को जब महसूस किया तो लोग घरों के अंदर ही आ गए। और जो वहां की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम थी उसकी तरफ से भी लगातार लोगों को यही सलाह दी गई कि जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। और अब ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार इस पर भी अपडेट हम देते रहेंगे। शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बेंगलुरु में अब से थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग के लिए कांग्रेस से सभी विधायक बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां इस बैठक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शपथ ग्रहण के लिए 3 जून का समय मांगेंगे। गवर्नर की मंजूरी के बाद डीके शिवकुमार अगले हफ्ते 3 जून को नए मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं। उनकी कैबिनेट में पूर्व सीएम सिद्धरमैया का दबदबा रहने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार अपनी कैबिनेट में 4 डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। डीके शिवकुमार ने आलाकमान को कहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल है कि किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और किसको नहीं। वहीं खबरें यह भी हैं कि सीनियर लीडर KH मुनियप्पा और HK पाटिल में से किसी एक को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो डीके की ताजपोशी की तैयारी वहां पर पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है और डीके ने अपने ज्योतिषी से सलाह मशवरा करके 3 जून का वक्त जो है अपने शपथ ग्रहण के लिए चुना है। और जब विधायक दल का नेता उन्हें औपचारिक तौर पर चुना जाएगा तो उसके बाद वो गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा अपना पेश करेंगे और उसके साथ ही 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आग्रह करेंगे। और साथ ही अब कैबिनेट के लिए माथापच्ची जो है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त टी राघवन बेंगलुरु से सीधे जुड़ चुके हैं। राघवन, बस औपचारिकता भर का इंतजार है क्योंकि इससे पहले जो कुछ होना था वो आलाकमान ने तय कर दिया, सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन जब बात आएगी डिप्टी सीएम चुनने की, कैबिनेट में चेहरों को चुनने की, तो लगता है एक बार फिर से मसला होगा। सिद्धरमैया नहीं चाहेंगे कि उनका दबदबा, उनके खास लोग जगह ना पाएं। जी देखिए, पहला पड़ाव कह सकते हैं कि डीके शिवकुमार ने पार कर लिया था जब सिद्धरमैया को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद ये दूसरा अहम दिन है उनके लिए जब CLP की बैठक बुलाई जा रही है। मैं विधानसभा में हूं और यहां से तीसरे फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग है। बहुत MLAs जो हैं वो पहुंच गए हैं। डीके शिवकुमार करीब 25 मिनट पहले पहुंच गए थे। अब से कुछ क्षण पहले सिद्धरमैया भी पहुंच गए हैं और अब औपचारिक, जैसा आपने कहा कि एक ऐलान होना बाकी है कि CLP लीडर जो है वो डीके शिवकुमार को चुना जाएगा। आज 1:30 बजे गवर्नर साहब को यहां से धर्मस्थला जाना था। वाइस प्रेसिडेंट का एक प्रोग्राम है दक्षिण कन्नड़ा जिले में, लेकिन उन्होंने अपनी जो TP है उसको रिवाइज किया है। अब वो 7:15 पर यहां से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद डीके शिवकुमार उन हस्ताक्षर के साथ राजभवन पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके जो टीम है उससे ये पता चल चुका है कि 3 जून को दोपहर 3 बजे इसी विधान सौदा के ग्रैंड स्टेप्स पे वो है शपथ ग्रहण लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब अगला जो उनके लिए चैलेंज है वो है कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा होगा। पार्टी ये चाहती है कि सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम वहां पर हों, लेकिन डीके शिवकुमार ने ये कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे पावर डाइल्यूट होने के बहुत चांसेस होते हैं। उनका ये कहना है कि उसकी बजाय आप उन जितने भी कास्ट इक्वेशंस को अगर बैलेंस करने की बात हो रही तो उन सबको आप प्लम पोर्टफोलियो दे सकते हैं। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए, जिसमें यतींद्रा जो सिद्धरमैया के बेटे हैं उनका नाम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि उनको एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्टरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सिद्धरमैया ने यह भी कहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल से कि उनके जो लॉयलिस्ट मिनिस्टर्स थे उनको भी कम से कम 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो एक कंटेंशन का विषय बन गई हैं पिनाज, और इस वजह से लगता है कि अगले 3 जून से पहले का जो डेलिब्रेशन है जो खुद डीके शिवकुमार दिल्ली में जाकर करेंगे उसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार कामराज मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। मतलब ये कि बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स का पत्ता कट सकता
है 50% से ज़्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो जिनकी उम्र 60 से कम की होगी, यानी फ्रेश फेसेस को लाने की बात हो रही है। और कुछ एक्सपीरियंस हैंड भी इसमें होंगे, जिसमें जितने बड़े सीनियर मंत्री हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 28 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ये पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और एक चैलेंज जो है केपीसीसी प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर भी है, उसमें भी कई सारे कंटेंडर है। सतीश जारकिहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है, हालांकि वो चाहते हैं कि वो मंत्री भी साथ में बने रहें, उस पर उन पे थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है। बीके हरिप्रसाद जो दिल्ली में ज्यादातर उन्होंने राजनीति की है, वो भी केपीसीसी प्रेसिडेंट के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आलाकमान चाहता है कि फाइनली आलाकमान को लग रहा है कि भाई एक यंग लीडरशिप जो है वो तैयार हो कम से कम कर्नाटक में 28 के चुनाव से पहले। लेकिन राघवन, सिद्धिरमैया ये होने देंगे? और सिद्धिरमैया का कास्ट फैक्टर जो है अपने आप में, जिस तरह से उन्होंने कास्ट सेंसस कराया था, उसकी कुछ चीजें लीक भी बाहर होने लग गई और लीक करवाई गई एक तरह से अगर देखा जाए। तो आपको लगता है कि सिद्धिरमैया ये होने देंगे जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, जो आलाकमान चाहता है कि भाई एक यंग जनरेशन, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स जो है वो आगे आए? जी देखिए, जिस अहिंदा आंदोलन के जनक यहाँ पर कर्नाटक में माने जाते हैं सिद्धरामैया, करीब करीब 53% जो जनसंख्या उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़े मास लीडर हैं। उनका त्यागपत्र लेना या फिर उन्हें पद से हटाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अगर कास्ट और सोशल बैलेंस को इस नई कैबिनेट में ध्यान में नहीं रखा गया। क्योंकि भले ही सेंट्रल गैजेट में गौड़ा जो वक्कलिगा जाति है, पिनाज, वो ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में जो भी अमीर गौड़ा से उनको कह सकते हैं कि उन्हें अगड़ी श्रेणी में ही गिना जाता है। ऐसे में ये सोशल बैलेंस जो है डीके शिवकुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ में ये भी प्रॉमिस आलाकमान की तरफ से किया गया है कि सिद्धरामैया को कि उनकी हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में डीके शिवकुमार की रणनीति कहां तक फिट हो पाएगी, एक चैलेंज उनके लिए होगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, वो कर्नाटक में रहकर सक्रिय राजनीति करेंगे। तो कहीं 2 पावर सेंटर नहीं हो जाएं, ये भी एक चुनौती आलाकमान के लिए होगी। इसलिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8 जून जो आखिरी तारीख है राज्यसभा नॉमिनेशन दाखिल करने की, तब तक परस्यू किया जाएगा सिद्धरामैया को कि वो किसी तरह राज्यसभा चले जाए। हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि डीके शिवकुमार सीएम, लेकिन अगर कैबिनेट में पूरा का पूरा प्रभाव और प्रभुत्व अगर सिद्धिरमैया का होने वाला है, तो जिस मंशा से आलाकमान ने डीके शिवकुमार को कुर्सी सौंपी है और जो 28 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वाकई में डीके शिवकुमार के अपने मन से कर्नाटक को चला पाएंगे? फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा राघवन। ये देखिए, मेरी जब बात हुई थी मेरी जब बात हुई थी डीके शिवकुमार के जो मेंटोर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, द्वारकानाथ गुरुजी, उनका मैंने कल इंटरव्यू किया था पिनाज। उन्होंने ये बोला था कि डीके शिवकुमार को ये आज़ादी मिलनी होगी कि वो अपनी कैबिनेट का चयन खुद कर सकें, तभी वो एक अच्छी सरकार यहाँ पर दे पाएंगे। शायद उनकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरामैया भले ही उनके लिए संकट नहीं बने, लेकिन अगर उनके शिष्य कैबिनेट में आते हैं तो वो उनके लिए जरूर संकट का काम करेंगे। तो हो सकता है कि अगर ये बात डीके शिवकुमार तक पहुंचाई गई है उनके एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, तो डीके शिवकुमार हर संभव कोशिश करेंगे कि उनकी टीम अपनी हो। लेकिन जिस तरह का सोशल बैलेंस पार्टी को बिठाना है और जिस तरह से सिद्धरामैया के हितों का भी ध्यान रखना है, लगता नहीं है ये हो पाएगा। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन डीके शिवकुमार माने जाते हैं, वो ट्रबल शूटर हैं कांग्रेस के, वो चाणक्य कहे जाते हैं कर्नाटक कांग्रेस के। और जिस तरह से संघर्ष कर वो आए हैं, हमें लगता है कि वो इस बात को जरूर कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट देने की कोशिश करें। हालांकि अभी पहला उनके सामने चुनौती है कि वो डीसीएम को किसी तरह से अपने रास्ते से हटाएं। वो देखना होगा कि कैसे चलता, क्योंकि 2 से 4 डीसीएम की बात यहां पर हो रही है और डीके शिवकुमार चाहते हैं कि एक भी डीसीएम उनके साथ नहीं हो। चलिए, तो डीके शिवकुमार की राह जो है आसान नहीं होने वाली है राघवन, ये पहले से पता था। लेकिन उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब सिद्धिरमैया, ओबीसी चेहरा, पुराने मास लीडर को आखिरकार जो फॉर्मूला तय हुआ था 3 साल बाद ही सही, उस फॉर्मूले के लिए मनवा लिया और उनका इस्तीफा हो गया है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर वो डिप्टी सीएम रखते हैं, नहीं रखते हैं, कैबिनेट में सिद्धिरमैया की झलक दिखती है या डीके शिवकुमार की पसंद के लोगों को तरजीह मिलती है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और आप ही ने कल जो इंटरव्यू किया था राघवन डीके शिवकुमार के ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी का, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा। डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे इसका प्रेडिक्शन उन्होंने तो बहुत सालों पहले कर दिया था, लेकिन अब सीएम बनने के बाद आगे की राह कैसी होगी, कब तक सीएम पद पर टिके रहेंगे, ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें उन्होंने बताई हैं डीके शिवकुमार के बारे में। आइए वो भी सुनते हैं। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के या फिर कांग्रेस पार्टी के ट्रबल शूटर कहे जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिवकुमार, जो जल्द ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके मार्गदर्शक हैं, उनके मेंटोर हैं, और वो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने बहुत अरसे पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि डीके शिवकुमार
एक दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है। हमारे साथ द्वारकानाथ गुरुजी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। एक बहुत ही रोचक आपने एक प्रिडिक्शन किया है जो ऐसा लग रहा था कि असंभव है, अगर राजनीति को बहुत करीबी से जानने वाले लोग भी कहते हैं, लेकिन आपने कहा और किसी ने नहीं कहा कि डीके शिव कुमार एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आपने ऐसा देखा उनकी कुंडली? नहीं, सी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मैं जब जातक को देखता हूं, इसमें क्या क्या योग है मैं देखता हूं। पहले क्या दशा चल रहा है, इसका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र में करीब करीब कौन सा ग्रह इसको फल देता है, वही देखता हूं। मैंने इसको मिलने का नहीं था। आई वॉन्ट टू सेंड हिम आउट, आई डिड फॉर 6 days, 4-5 दिन इसको अंदर आने को नहीं दिया। क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा था उस वक्त? बिकॉज आई हैड सम अदर रिपोर्ट। वो आ रहा है, वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कुछ बोला सबने। बहुत यंग थे तब तो वो ना, बहुत यंग थे। मैं भी यंग था, वो भी यंग था। ये आप 80 की बात बता रहे हैं? क्या 80 का ये काल में गुरु सर मैं आपसे मार्गदर्शन लेने का आया हूं। मेरे को बोलना, मैं किस फील्ड में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, फिल्म वर्ल्ड में जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, क्या करना है बोलिए। वही पूछने को 5 दिन से आ रहा हूं। मेहरबानी करके कृपा करके मेरे कुंडली दे के बताइए। आज तो नहीं होगा तो कल आ जाना बेट जी। अगले दिन मेरे पास आया मेरा बेटा, मैंने देखा तुम्हारा कुंडली तो बहुत अच्छा है, बुध आदित्य योग है, गुरु शनि सब कुछ है, बीच में तुम कृतिका नक्षत्र का आदमी है, बाद में नक्षत्र है रोहिणी का स्टार लॉर्ड इज चंद्र इज द लॉर्ड। I could notice there is some small light coming inside in the chart itself. मैंने पकड़ा, अरे देखेंगे इसमें क्या है। Then I reworked the chart and I came to a conclusion. He is born in Kritika 4th pada, and next is after Kritika Mrugashira, that is Mars, and Lord of Vrishabha Rashi is Venus. ये सब मिला हुआ है, ये क्या होगा? अरे ये दिखता है वो एक राज्य का राजा बनेगा, वो दिख रहा है। आपकी अभी बहुत लेटेस्ट उनसे कब बात हुई? उन्होंने क्या आपसे इस बार एडवाइस लिया? कल आज सुबह भी बात किया था। वो सीएलपी मीटिंग करने का मेरे को डेट पूछा, कल करो 5 बजे को। बाद में गांधी फैमिली पूरा आना गुरुजी, 2-3 डेट दीजिए, दे दिया। 31st and 5th June and 6th June मैंने दे दिया। Probably it may happen on 5th June itself, not before that because they have to come. Anyway, but बहुत संघर्ष का व्यक्तित्व रहा उनका, क्योंकि हार्डवर्क उन्होंने बहुत किया। उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी आईटी रेड्स हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा। आपने कहा कि आपने प्रिडिक्ट किया था उनको, आपने बोला था कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा। पहले ही बोल दिया था, तब जेल जाएंगे तब बाद में तुम मुख्यमंत्री बनेंगे। राजा का प्रेम, जेल की बात। कृष्णा भी जेल गया था, बाद में कृष्ण भगवान जगत गुरु है, जगत का गुरु है कृष्णा है। तुम भी ऐसा बनेंगे, चुप रहो। डिनायल ओनली इज देयर, नॉट डिले इज देयर, नॉट डिनायल। गॉड डज नॉट डिनाइड यू, योर चार्ट इज शोइंग यू विल बिकम चीफ मिनिस्टर, यू विल बिकम नॉट ओनली दैट। आज ही तुम्हारा एक पेपर और पेन लेके लिख लो, दक्षिण भारत में बहुत मशहूर नायक हो जाएगा तुम, एक न एक दिन। केंद्र सरकार से भी उनको बहुत ज्यादा तारतम्य के साथ काम करना होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस वहां पर भी हैं। तो आपने एक सलाह उनको ये भी दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं बोले, इसके पीछे की क्या वजह थी गुरु जी? नहीं, ये तो बुद्धिमान है। कभी भी मोदी को कुछ नहीं बोलता है वो। मैंने बोल दिया है, वो तो प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्र का चक्रवर्ती है, कुछ नहीं बोलना। जो कर रहे हैं देखना, सुनना,
All right, you take that election commitments, what are there from past 3 years. Just find out what he has done or done. इसकी बात पे बातें करो. Personal attack, nothing. And after all, Modi has brought Hinduism in this country. That should be respected. और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक के बाद एनटीए के प्रदर्शन की, जो सवालों के घेरे में है। और आज एक और फजीहत उस वक्त हो गई जब एनटीए के द्वारा आयोजित कराई गई सीयूईटी यूजी परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ और नारेबाजी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि भाई एनटीए क्या कुछ भी ठीक से नहीं करा पा रहा है? नोएडा में सीयूईटी यूजी परीक्षा के दौरान तकनीकी खराबी के चलते पहले शिफ्ट की परीक्षा, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, पहले शिफ्ट की परीक्षा टली, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में भी 1 घंटे की देरी देखने को मिली। अब सवाल यह है कि भाई क्या एनटीए अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है? सर्वर डाउन हो जाता है पहले तकनीकी खराबी की वजह से जो फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा थी वो शुरू नहीं हो पाती है, और उसके बाद 1 घंटे की देरी से जो शाम की शिफ्ट की, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में परीक्षा होनी थी, वो 1 घंटे देरी से शुरू होती है। इस दौरान नोएडा सेक्टर 64 के आदर्श परीक्षा केंद्र में भारी हंगामा देखने को मिला। और वाजिब सी बात भी है, आखिर बच्चे करें तो क्या करें? कभी पेपर लीक, कभी सर्वर डाउन, कभी आप सेंटर पे पहुंचे तो 200 बच्चों की बैठने की जगह 800 बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं। छात्रों का मनोबल टूटा, उसके बाद उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। समय पर सही जानकारी नहीं मिली, इससे छात्र और ज्यादा नाराज हो गए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, परिजनों में भी भारी नाराजगी थी और विपक्ष को इस बीच मौका मिल गया कि भाई अच्छी तरह से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। और सीधे सीधे राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया, मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे साथ मनीष प्रसाद इस वक्त नोएडा से जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनीष, आखिर हुआ क्या? सिलसिलेवार ढंग से आप हमें पहले बताइए। आप वहां पर जो इससे अफेक्टेड छात्र और पेरेंट्स हैं उनसे भी बात कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले बताइए कि परीक्षा होनी थी 2 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में क्या दिक्कत आई? क्योंकि मैंने सुना है कि कंफ्यूजन ये भी था कि बच्चों को पहले बोला गया चले जाइए, परीक्षा भी नहीं हो रही है, फिर मैसेज आया कि नहीं वापस आ जाइए, परीक्षा हो रही है। तो सिलसिलेवार ढंग से हुआ क्या आज सुबह जब बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे, जरा समझाएं हमें। ये नोएडा का सेक्टर 64 का परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर एग्जाम होना था। सीयूईटी का जो एग्जाम है यहाँ पर 2 शिफ्टों में था। पहला शिफ्ट था 9 से 12 और दूसरा शिफ्ट था करीबन 3 बजे से 5 बजे तक। जो 9 से 12 यहाँ पर बच्चे आए उनको ये कहा गया कि पहले वेट करें। टेक्निकल कोई ग्लिच था, खराबी थी, जिसकी वजह से कोई भी क्लैरिटी नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद जब 11:30 बजे तक ये बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में रहे तो उसके बाद उनको कहा गया कि ये एग्जाम जो है अब वो नहीं होगा। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम करीबन 2:30 बजे एंट्री पॉइंट था और 3 बजे से शुरू होना था 5 बजे तक, उसका भी टाइम शिफ्ट किया गया, उसको 4 से 6 किया गया। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम इस समय अंदर हो रहा है। जो बच्चे हैं वो अंदर हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आए हुए थे वो काफी ज्यादा परेशान थे। मेरा नाम सबील अहमद खान। कितनी मुश्किल हुई? क्या आपको कोई बताया गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया था? नहीं, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइम था 1 बजे से 2:30 बजे तक का, लेकिन 2:30 बजे एंट्री कर रहे हैं। अब पता नहीं एग्जाम हो भी रहा है या नहीं, कंफर्म नहीं है। आपका क्या नाम है? परवीन। फर्स्ट शिफ्ट का क्या हुआ, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्या हुआ? हम सुबह 1 बजे पहुंचे थे तो बोले एंट्री 2:30 बजे होगी। फिर 2:30 बजे पहुंचे, अब बच्चा अंदर है, ये पता नहीं है एग्जाम हो रहा नहीं हो रहा, क्या इश्यू आ रहा है कुछ पता नहीं है। मैम, आप लोग यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? क्या एग्जाम हो पा रहा है? आपका क्या नाम? मेरा नाम अरमान है। अरमान, क्या हुआ? क्या आप एग्जाम दे पाए? फर्स्ट शिफ्ट में था आपका या अभी सेकंड शिफ्ट? मैं नहीं था आज, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था, उसका सेकंड शिफ्ट में था, डिले हो गया था उसका 1 घंटे से, फिर भी उसको एंट्री मिल गई थी टाइम पे। अब आप यहाँ पर देखें जो और स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है आपका? आप एग्जाम देने आए थे, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था? अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पे जो पूरे परिवार के लोग हैं आप वो देखिए। आप कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मेरा। उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, हमारा पेपर कमेंस नहीं हुआ था, 2 घंटे हो गए थे। उन्होंने कहा था अभी पीछे से बैक एंड से पेपर नहीं आया है, आप थोड़ी देर और वेट करो। 5 बार अनाउंसमेंट होगी, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। फिर लास्ट में उन्होंने अनाउंस किया कि पेपर कैंसिल हो गया, आप सब जा सकते हैं। पर उन्होंने बाद में बोला कि सारे स्टूडेंट खुद उठ के चले गए, पर ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया था कि आप सारे जा सकते हो। इन्होंने गेट्स भी खुद ही खोले थे, सारी लाइन्स की फॉर्म इन्होंने करवाई थी, पर अब इनकी तरफ से कोई सपोर्टिव आर्गुमेंट है ही नहीं किया। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कोई भी? मनीष, तो ये क्या फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्जाम होना था, ये एग्जाम दे पाए या नहीं दे पाए? अगर बच्चे बाहर निकल गए सेंटर से तो हुआ क्या? क्या फर्स्ट शिफ्ट का कोई भी एग्जाम हो पाया? जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो एग्जाम था उसमें कोई भी एग्जाम दे पाया? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं हुआ है। 2:30 बजे से जो 3 बजे वाला है, कोई स्पेसिफिकली नहीं है।
3 बजे वाला जो एग्जाम था वही 4 बजे से कंडक्ट होना शुरू हुआ है बस। तो आप पे फर्स्ट फेज वाला जो एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो हो पाया? इस सेंटर पे नहीं हो पाया, बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते। कई लोग कह रहे हैं कि कई जगह पे हुआ है, बट इन लोगों ने तो बाहर निकाल दिया बच्चों को बोल के कि यहाँ पर सेंटर पे कैंसिल हो गया। कुछ ठीक पे कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे बायोमेट्रिक्स भी ले लिए थे, एडमिट कार्ड भी सबमिट करा लिए थे, पर इन्होंने एंड में हमें यही कहा था कि आप सब जा सकते हो, आपका पेपर कैंसिल हो गया है। अब आप पिनास देखिए कि वो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के परिवार के लोग भी हैं यहाँ पर, क्योंकि कई अलग अलग जगहों से, दूर दूर एरिया से आए हुए बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं जिनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो ये चाहते थे कि उनका एग्जाम हो सके। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टेक्निकल ग्लिच जो हुआ, जिसकी वजह से आप चाहे वो कंप्यूटर कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए, वो वर्क नहीं कर रहा था। और यही सवाल यह है कि सिस्टम फेलियर आखिर कब तक, मतलब अगर आपकी इतनी शीशा लेदर हो रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, आपको भंग करने की सिफारिशें हो रही हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरा मौका आता है तो आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, फिर से सर्वर डाउन, टेक्निकल ग्लिच, नो इन्फॉर्मेशन कि भाई एग्जाम कैंसिल हुआ है, नहीं हुआ है, किन किन सेंटर्स पे हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एनटीए का अगर ऑफिशियल हैंडल देखूं तो वहां पर एक जानकारी कि भाई अब सब दुरुस्त कर लिया गया है, एक्सटेंडेड टाइम दे दिया गया है। भाई अभी बच्चा बोल रहा है ना कि पेपर ही नहीं हुआ फर्स्ट फेज का, तो फिर क्या होगा? तो क्लैरिटी कहीं नहीं है, अनसर्टेनिटी पूरी है और इसीलिए छात्रों में और छात्रों के अभिभावकों में गुस्सा है, जो लाजमी भी है। मनीष, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और नोएडा में परीक्षा केंद्र पर जब परीक्षार्थी पहुंचे, उनके परिजन जब पहुंचे और ये कियोस देखा और जब कन्फ्यूजन था, बच्चों को कहा पेपर कैंसिल हो गया, फिर रुकने के लिए मैसेज आया, तो क्या क्या परेशानी हुई सुबह से, जरा उन्हें भी सुनिए, आपको समझ में आएगा कि एनटीए ने कैसा कियोस क्रिएट किया है। सीयूईटी के एग्जाम को लेकर इस समय आदर्श जो इस समय परीक्षा सेंटर है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स हैं, यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं, स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। चारों तरफ इस समय भीड़ दिखाई देगी और वजह बिल्कुल क्लियर है कि इस भीड़ के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार एग्जाम कब होगा या फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम था वो कब होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है एंड मेरा फर्स्ट बैच में एग्जाम था और मेरा एग्जाम जीएटी एंड इंग्लिश का था आज। एंड उसमें इन्होंने पूरे 2 घंटे बिठा के रखा एंड कोई भी इनका सर्वर नहीं स्टार्ट हो रहा था। एग्जाम में पासवर्ड डाला, जब भी इन्होंने स्टार्ट नहीं हुआ एंड 2 घंटे बाद इन्होंने बोला कि दैट एग्जाम इज कैंसल्ड एंड पोस्टपोन्डेड। एंड अब वापस हम आए हैं कि पूछने के लिए कि तो इन्होंने बोला है कि अभी वो पोस्टपोन्ड हो गया, उसके रिजल्ट रिगार्डिंग कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तभी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा। आप यहाँ पे एग्जाम दिलाने आए हैं बेटे को, कितनी मुश्किल हुई, क्या कोई क्लैरिटी मिली अभी? मुश्किल अभी क्लियरिटी कुछ नहीं है, अभी अनाउंसमेंट हुआ, कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आया इनका। बच्चों पेरेंट्स सुबह से मतलब 7 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, रिपोर्टिंग टाइम था, 5-6 घंटे तक इन्होंने बिठा के रखा सबको, उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। आपका भी एग्जाम था? हाँ, मेरा शिफ्ट 2 में इनने भी बहुत, शिफ्ट 2 के लिए भी 2 घंटे डिले कर दिया। पहले 1 बजे से एंट्री थी, अब 2:30 बजे से एंट्री कर दिया इनने। फिर 5 बजे पेपर खत्म था, अब 7 बजे पेपर खत्म होगा, ये सब था। उधर महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में हुए शराब कांड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से बीमारों की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है। ये मौतें पुणे जिले के हटपसर, फुगेवाड़ी, दापोड़ी और पिंपरी इलाके में हुई हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे गोरख धंधे के इकोसिस्टम को टारगेट किया जा चुका है, तो वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है। जहरीली शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दबिश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी योगेश वानखड़े समेत अब तक 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शराब माफिया गैंग से जुड़े कई और अपराधियों की तलाश जारी है। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का ये जो पूरा इलाका है, खासतौर पर अगर इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर और लेबर वर्क सबसे ज्यादा रहता है। अब इस जो 20 रुपए के पाउच की लगातार बात हो रही है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हुई और जिसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस या प्रशासन या महकमे को जानकारी नहीं होती, बस ये है कि कई जगहों पर रेड कंडक्ट होती है, कई जगहों पर जो नोन इलाके हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण हिस्से हैं जहां पर जो गरीब लेबर वर्क का जो मजदूर है, जो शराब की नशे की जिसे लत है, वो इस निम्न स्तर की शराब को खरीदता है,
उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामीण और रूरल हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि अमूमन ऐसा होता रहा है और लोगों की जान जाती रही है और इससे ज्यादा प्रशासन को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर आप अगर देखें तो इसमें जो प्राथमिक जांच हुई थी उसमें भी नाकामी नजर आती है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की भी और हड़पसर पुलिस की भी। ये दोनों पुणे और पिंपरी चिंचवड़ ये दो अलग अलग जिले हैं, दोनों आसपास से मिले हुए जिले हैं। एक ही आरोपी योगेश वानखेड़े इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था। अब आप देखिए ये जो दापोली पुलिस स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं पिंपरी चिंचवड़ में, यहां पर इस वक्त किस तरीके से एक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पुलिस स्टेशन में सन्नाटे की वजह यह है कि यहां के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें से एक विजय वाघमारे भी हैं। विजय वाघमारे का सस्पेंशन इसलिए हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में मीडिया को यह बयान दिया था, ये कहा था कि इस मामले में मौत की वजह शराब है ही नहीं। उन्होंने यहां तक कि अपने प्राथमिक रूप से दिए गए बयान में यह तक कह दिया था कि ये पूरी जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है। अब जब इस मामले में जांच हुई, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन के आदेश दिए, तब यहां पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अब यहां पर विजिट कर रहे हैं। खुद यहां के जो जोन डीसीपी हैं संदीप आटोले, उन्होंने यहां पर चार्ज संभाल लिया है। वो अब यहां पर इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस मामले में विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है, वो कह रहा है कि सरकार की नाक के नीचे पुणे में अगर इतने बड़े पैमाने पर नकली शराब का धंधा चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार भी है। सरकार भी पूरे सख्त एक्शन में है। इस वक्त जो पूरा इस मामले का मुख्य आरोपी था उसके साथ 8 लोग जो हैं एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबिश दी जा रही है। साकेत राय भी हमारे साथ पुणे से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, ग्राउंड जीरो पर आपने भी दिखाया कि जब ये पूरी कार्रवाई हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया, कई ऐसे नकली शराब के ठेके थे जो इस कार्रवाई, इस दर्दनाक हादसे के बाद भी जस के तस चल रहे थे। आप लोगों को जाके पुलिस को अपडेट देनी पड़ी कि करिए कुछ कार्रवाई। बिल्कुल बिनाज, इस मामले में जो मुख्य रूप से अपडेट अब ये सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री के सीधे आदेश हैं, 36 के 36 जिलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे आदेश के चलते अब पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन इस पूरे कार्यप्रणाली में अब जुड़ गया है। और आपको बता दें इस वक्त पुणे में एक कार्रवाई चल रही है, कोल्हापुर में एक कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा मेथेनॉल की एक पूरी खेप भिवंडी के पास से लगभग 6000 किलो के आसपास की पूरी खेप एफडीए ने जब्त की है। ये वही मेथेनॉल की खेप है जिसका इस्तेमाल पुणे के जो नकली शराब का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसे बनाने में योगेश वानखेड़े करता था और उसने ये मेथेनॉल उसी लोकेशन से, उसी रेक्स नाम की कंपनी से खरीदा था। तो एफडीए एक तरफ कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस महकमा भी कार्रवाई कर रहा है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में और जिन 15 लोगों की मौत हुई है उनके लिए भी प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मामले की पूरी जांच अब चूंकि सीआईडी को सौंप दी गई है, ऐसे में जो भी नेक्सस है उन सभी की जांच सीआईडी ऑफिशियली आज शाम तक माना जा रहा है कि पूरा जो चार्ज है वो सीआईडी ले लेगी और उसके बाद ये जांच एक तरफ चलती रहेगी। वहीं अब इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्योंकि सीधा आदेश मुख्यमंत्री से आया है कि अब इस नशे की खेप को महाराष्ट्र में खास तौर पर पनपने नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि इस वक्त हम पिंपरी चिंचवड़ के जिस लोकेशन पर थे उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। पुणे की हम जिस लोकेशन पर इस वक्त मूव कर रहे हैं उस लोकेशन पे भी एक्साइज डिपार्टमेंट, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस जो है वो तोड़क कार्रवाई करेगी। बुलडोजर एक्शन अब शराब के उस नशीले खेप के उस पूरी इंडस्ट्री पे चल रहा है जो इतने सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है पिनास पनप रही थी। ये मिथेनॉल का जो पूरा नेक्सस है, ये कोई नया नहीं है। 2 नहीं बल्कि 30 जिलों में इतने बड़े पैमाने पर अगर ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो बनने में, फलने फूलने में पूरे सुनियोजित ढंग से कामयाब होता है तो अपने आप में ये पूरे सिस्टम पर भी सवाल है। साकेत, 1 दिन 2 दिन में तैयार नहीं हुआ ये और इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। पूरे ये एक बिल्कुल बिनाज एक लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है। एक तरीके से आप देखिए कि मिथेनॉल का ये जो पूरा प्रोसेस है, खास तौर पर जो ये पूरा जो नेक्सस पनपा वो ग्रामीण हिस्सों में पनपा, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र के, विदर्भ के ये जो जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पहले भी जो घटनाएं दर्ज हुई हैं वो भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के रूरल हिस्से से। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि
इतने सालों में अगर आप देखें, एक मालवनी की घटना दर्ज की गई थी नकली शराब की, उसके बाद पुणे की एक ऐसी घटना है जिसमें एक साथ 15 लोगों के मौत की खबर सामने आई और उसके बाद ये प्रशासन जागा। तो ऐसा नहीं है कि मौत हो नहीं रही थी या ये आंकड़े दर्ज नहीं हो रहे थे। अभी भी इस पूरे घटना में आप देखिए तो जो शुरुआती जांच थी उसमें यही बताया जा रहा था कि नेचुरल डेथ कारण हो सकता है, अन्य कारण मौत के बताए जा रहे थे, लेकिन नकली शराब की वजह से मौत हुई है ये पहले तो प्रशासन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन जब प्रशासन ने इस बात को मान्य किया, जब सीधे तौर पर सरकार से आदेश आए और जब सभी अधिकारियों को तुरंत एक तरीके से लाइन हाजिर ही कहिए आप कि उन्हें किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए गए कि अगर आपके जिले में किसी भी प्रकार से इस तरीके का कोई नेक्सस पनपता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके प्रशासन की होगी। इसीलिए आप देखिए बिल्कुल, तो अधिकारी इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और अब कह दिया है अगर किसी भी जिले में इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो अधिकारी सीधे सीधे जिम्मेदार होगा और बड़े लेवल पर इस पूरे मामले के पूरे किंगपिन समेत जो पूरा नेक्सस है उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की तैयारी में अब सरकार जुट गई है। तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।